कुछ ऐसी है शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never। उम्र ही कुछ ऐसी है हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. कितना अच्छा होता अगर इसे पानी देने की जरूरत होती सिर्फ एक बार। LIC की बीमा बचत, एक एकल प्रीमियम मनी बैक पॉलिसी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। अधिक जानकारी हेतु नजदीकी शाखा से संपर्क करें। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। देखिए कायाकल्प रोजाना शाम 5 बजे। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. Yeah. Short ready, ma'am? Yes, I am also ready. ये 50 साल में भी मैं इतना होश होने का कारण जानते हो? मुस्लिम पावर ईव, वीमेंस पावर, ईव्स पावर, मुस्लिम पावर ईव, ओनली वन सॉल्यूशन फॉर वीमेंस पावर। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। देखिए थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा रोजाना दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे। कितना अच्छा होता अगर इसे पानी देने की जरूरत होती सिर्फ एक बार। LIC की बीमा बचत, एक एकल प्रीमियम मनी बैक पॉलिसी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। अधिक जानकारी हेतु नजदीकी शाखा से संपर्क करें। गाइस, ये मेहरबानी किस लिए? अपने लिए बना रहा था तो शर्ट चाहिए। लुक एट योर साइज। परफ्यूम, बॉक्सेस। अबे तो बोल ना। आई वॉज थिंकिंग अपने रिलायंस डिजिटल टीवी पे जो हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट किए ना, उसके बदले हम कुकरी वाला चैनल ले लेते हैं। कम ऑन यार गाइस। रिलायंस डिजिटल टीवी का कोई भी चैनल पैक खरीदने पर मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। कलेक्ट करो और बाद में किसी भी चैनल पैक से रिडीम करो। मैं अरविंद केजरीवाल बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। अगर ये राजनीतिक कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी जो झुंझार होते यार वही सरदार सदाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर इतिहास रचा गया। आम आदमी को साक्षी मानकर यहां ली गई परिवर्तन की शपथ। तामझाम और सत्ता की हनक से परे सीधे साधे अंदाज में बड़े बदलाव की एक ऐसी हुंकार मुद्दतों के बाद सुनने को मिली है। आम आदमी के नायक अरविंद केजरीवाल ने परंपरागत राजनीति से अलग हटकर आम आदमी को उसकी ताकत का एहसास कराया है। कई ख्वाब दिखाए, उम्मीदों और सपनों को नए पंख भी लगाए, लेकिन चुनौतियां और बाधाएं कम नहीं हैं, बहुत हैं। बड़ा सवाल यह कि उन्होंने परिवर्तन की जो शपथ ली है, क्या वाकई उससे दम तोड़ रहे सिस्टम में नई जान आ पाएगी? क्या बदल पाएगी देश की तस्वीर और दिल्ली की तकदीर? अरविंद केजरीवाल बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। अगर ये
राजनीति कीचड़ है, तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी जो झुंझार हो तैयार वही सरदार सलाग। तो सरकारी महकमे में बड़ी दिक्कतें हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंच पर आए, तमाम वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए, संबोधित करते हुए उन्होंने कहा जो रिश्वत के मामले निकल कर आते हैं, जो घूस ली और दी जाती है, उसको कैसे कम किया जाए या उस पर कैसे नकेल कसी जाए। क्या कुछ उस वक्त अरविंद ने कहा था, सुनाते हैं आपको। आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे, आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों, और आपका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपका काम मैं करवाऊंगा। तो बिल्कुल रिश्वत ले अगर कोई मांगे तो उसको देना जरूर, क्योंकि उसे रंगे हाथों पकड़वाएंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अब देखेंगे कैसा शासन होता है आम आदमी पार्टी का। हमारे साथ इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं मणिंद्र नाथ ठाकुर जी, जो कि प्रोफेसर हैं JNU में। उनके साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ शामिल होने के लिए, और आपसे तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सुशील सिंह जी भी रहेंगे, इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या व्यवस्था में जो परिवर्तन की शपथ ली गई है इसका असर क्या होने वाला है। लेकिन शुरुआत आपसे करते हैं मणिंद्र जी, जो शपथ ली है, परिवर्तन की शपथ माना जाए इसको, देखते हैं कि इसका भविष्य वाकई में परिवर्तनशील लगता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि परिवर्तन की आगाज़ तो उन्होंने पहले ही कर दी है कि जो रूल्स ऑफ गेम था, जिन नियमों से राजनीति होती थी, उन नियमों को इन्होंने बदल दिया है। और हर पार्टी अब लगभग इस बात को मानने लगे हैं कि नए नियम राजनीति के उभर आए हैं और उनके साथ ही उन्हें चलना पड़ेगा। आप राहुल गांधी का रिस्पांस देखें या बीजेपी का रिस्पांस देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मान लिया है कि जो चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी थी अब तक, लोगों ने माना था पहले कि भाई बिना पैसा के, बिना पावर के, बिना बल के राजनीति नहीं हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि आम आदमी भी आज की तारीख में सोच सकता है कि उसी ही राजनीति में आ जाए। मतलब ये कहा जा सकता है कि कोई तुक्का नहीं लगा है, वाकई में मेहनत हुई और लोगों ने देखा, इसीलिए टर्नआउट ऐसा मिला है वोट का। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोगों ने देखा है और लोगों के साथ जो इनकी लगातार बातचीत होती रही, जो संवाद इनका बना है, उस संवाद का ये परिणाम है, ये कोई तुक्का नहीं है। और ये लड़ाई जो इन्होंने शुरू की है, इससे एक खास तरह की ऊर्जा यहाँ बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ऊर्जा कब तक रहेगी, कब तक वो सब कुछ हो पाएगा, ये एक अलग बात है। इन्हें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, लेकिन ये तय है कि इसने युवाओं में, इन्होंने मध्यम वर्ग में, इन्होंने छोटे तबके के लोगों में भी एक ऊर्जा पैदा की है। चलिए, बहुत युवाओं को अपने साथ जोड़ा भी, और उनकी कैबिनेट में जो 6 सहयोगी उनके हैं उनमें लगभग देखा जाए तो सभी युवा हैं। अगर बहुत कम उम्र की बात करें तो राखी बिरला का नाम है, खुद सौरभ भारद्वाज वो भी युवा हैं, इंजीनियर हैं पेशे से, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी परिवर्तन की जहाँ तक बात हो रही है, जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेकर राजनीतिक परिवर्तन तक पहुँचे हैं, इसमें राहें कितनी आसान और कितनी मुश्किल लगती हैं? मुझे लगता है कि ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, ये आर्थिक व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई एक राजनीतिक व्यवस्था है जी, जिसे आप लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, उदारवादी प्रजातंत्र जिसे कहते हैं। अभी तो इसके पहले उसकी ही स्थिति बहुत खराब हो गई थी, लोगों का प्रजातंत्र से विश्वास हटने लगा था, लगभग हर कोई ये कहने लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। कम से कम इस पूरे आंदोलन ने इस बात को स्थापित कर दिया कि उदारवादी राजनीति भी अभी सस्टेनेबल है, चल सकती है। ये एक बड़ा परिवर्तन है, और इस डूबती हुई व्यवस्था को संभालने का ये खास तरीका इन्होंने अपनाया, जो कि मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जा सकता है कि एक व्यवस्था घुन रही थी, दीमक खा रहा था, उसको एक बार फिर से इन्होंने डीएक्टिवेट करने की कोशिश की है, माफ कीजिएगा, रीएक्टिव करने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ी उम्मीद आप ना करें कि पूरी व्यवस्था यूं बदल जाएगी कि समाजवाद आ जाएगा, क्रांति आ गई, ऐसी उम्मीद यदि आप ना भी करें, ये निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं, वक्त लगेगा और चीजें बदलेंगी। लेकिन आप कोई माओवादी आके कहता है कि क्या ये व्यवस्था माओवादी व्यवस्था के करीब हो जाएगी, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से एक उचित किस्म का लिबरल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का ये प्रयास है, जो बहुत महत्वपूर्ण है प्रजातंत्र के लिए। चलिए सुशील जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जो कदम बढ़ाया है अरविंद केजरीवाल ने, अब
क्या लगता है कितना परिवर्तन कर पाएंगे, या खासकर जो उनके एसोसिएट्स हैं जो उनके साथ रहेंगे कैबिनेट में, उनके जरिए लोगों में क्या कुछ चीजें हो पाएंगी आज समाज में, दिल्ली के खासकर? देखिए, अभी तो बात दिल्ली की ही है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव लड़ा उन्होंने और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली के मंत्री बने हैं उनके साथी। दिल्ली के स्तर पर वो जो भी करेंगे उसको पूरा देश देख रहा है। आज भी जो उनका भाषण था, शपथ ग्रहण का जो पूरा समारोह था, वो पूरा शो एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आया है देश के सामने कि मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश में करोड़ों लोगों ने उसे देखा होगा और उन सब में एक उम्मीद का संचार हुआ होगा कि भैया ये कुछ अलग चीज चल रही है। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि काफी दिन से कई मुद्दों पर योगेंद्र यादव ये कहते हुए पाए गए कि भाई आप लोग इस तरह नहीं सोचें, हमसे ऐसे सवाल न करें कि उसे तोड़ लेंगे, उसे जोड़ लेंगे, उसे पटा लेंगे, उसे खरीद लेंगे। ये सब तो पारंपरिक जो राजनीति चली आ रही है उसके सवाल हो सकते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम तो सीधे सच्चे तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और हम किसी को खरीदने नहीं जा रहे। जो हमें सपोर्ट दे, नहीं तो नहीं दे। तो ये तब बात समझ में नहीं आ रही थी। आज मुझे लगता है कि आज के शो से लोगों को ये समझ में आएगा कि एक अलग चीज है, अलग राजनीति है, नई तरह की चीज है और जो लोगों ने कभी कहना चाहिए कभी कल्पना की होगी पहले, अब जिसे भूल चुके थे। मैं ही मानता हूं कि जो हमारे 70% जनता में जो लोग हैं, जो कि 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनके जीवन में शायद ऐसा मौका कभी नहीं आया होगा कि उन्होंने इतने उम्मीद भरी पॉलिटिक्स का ऐसा नज़ारा उनके जीवन में तो कभी आया नहीं होगा। मैं इसको जोड़ रहा हूं इसलिए कि इस बात को कि जेपी का मूवमेंट जिन लोगों ने देखा, शायद वो उसकी झलक इसमें देख रहे हो, वैसा ही कुछ समझ पा रहे हो, ये हो सकता है। लेकिन जो बाद के पैदाइश के लोग हैं, वो उनके लिए तो ये पहला मौका था जब उन्होंने देखा कि अरे ऐसा भी संभव है। और ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा युवा वर्ग ही उनसे जुड़ा है अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मस्कट है, एक प्रतीक है। जो अभी ठाकुर साहब कह रहे थे कि ये जो उन्होंने शुरुआत की है, ये यहीं नहीं रुकने वाली, ये आगे जाएगी। परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा, ये बिल्कुल पक्का है। अरविंद उसमें रहें न रहें, वो आज मुख्यमंत्री हैं, कल को सरकार उनकी न रहे, लेकिन जो उन्होंने ये शुरुआत की है, ये यहीं खत्म होने वाली नहीं। कहीं ना कहीं शायद उनको इस बात की आशंकाएं भी थी कि कहीं हो सकता है कि हम शासन में आ गए, हो सकता है कि अब लोगों में ये घमंड आ जाए, इसलिए उन्होंने मंच से भी अपने तमाम नुमाइंदों को भी ये कहा कि साहब आपको ऐसा होने की जरूरत नहीं है, हम जैसे थे आम की तरह और आम ही रहेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर विदय शंकर तिवारी जी भी हैं बातचीत के लिए। विदय शंकर जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है कहीं ना कहीं उसको तोड़ा है। मेट्रो से पहुंचते हैं, अपनी वैगनार कार से पहुंचते हैं। आज वैगनार कार भी नीली रंग की जो है वो बड़ा चर्चा में रही, लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की है, हमारे मुख्यमंत्री की गाड़ी है। ये जो सिस्टम में परिवर्तन है, इसको मान लिया जाए कि वाकई में अब जो तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं उनके लिए पेशानी पर बल डालने का एक प्रतीक आ गया है। आशीष, थोड़ा सा मैं कहूँगा इतिहास के झरोखे में झांकने को 1950 से लेकर के और 70 तक की राजनीति पे नजर डालिए और 67 से फिर 90 के दशक तक आ जाइए। इसके बाद जो 1991 से आर्थिक उदारवाद का दौर शुरू हुआ है और उसी दौरान बहुत सारी पार्टियां भी अस्तित्व में आई है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, बहुत सारे क्षेत्रीय दल आए। होता क्या है कि जो दल क्रिएट होते हैं, जब उनका गठन होता है, उस समय उनका लक्ष्य कुछ और होता है और जब वो सत्ता के रास्ते पे चलते हैं तब जो है उनका लक्ष्य कुछ और हो जाता है और उसी परंपरावादी रंग में रंग जाते हैं जो सत्ता के साथ स्वाभाविक बुराइयां जुड़ी हुई होती है। शुरू में आपको याद होगा जब बीजेपी का गठन हुआ था 1980 में, पार्टी विद डिफरेंस का नारा दिया गया था। तो अब क्या हुआ है कि उदारवादी व्यवस्था के साथ, यानी कि वो पीढ़ी जब से उदारवाद शुरू हुआ है लगभग 25 साल का होने जा रही है, तो सब कुछ पे बाजार हावी हुआ और जो परंपरावादी राजनीति होती चली आ रही थी वो और अधिक परंपरावादी होती चलेगी। यानी कि राजनीति जो है वीआईपी का खेल हो गया था। एक तरह से कह सकते हैं वैक्यूम क्रिएट हुआ आम आदमी के लिए कि आम आदमी की कोई जगह नहीं, एकदम खाली हो गया। अरविंद केजरीवाल ने उस वैक्यूम को भरने का प्रयास किया, उस वैक्यूम को भरा है।
यही वजह है। अभी जेपी आंदोलन की चर्चा हो रही थी। जेपी आंदोलन में और इस आंदोलन में एक अंतर यह है कि जेपी आंदोलन में लगभग जो बड़े चेहरे थे वो सारे पॉलिटिकल थे। ये जो चेहरा है, चाहे अन्ना आए या अन्ना के साथ जो और लोग आए, ये सब के सब एक तरह से आम आदमी थे, नॉन पॉलिटिकल थे। आम आदमी को दिखा, खास तौर से यंगस्टर को, कहीं ना कहीं उसने, यंगस्टर ने अपना अक्स उनमें देखा और यही वजह है कि इनके पीछे जो है भीड़ खड़ी हो गई। लेकिन एक जो डर है, मुझे शुरू से आशंका है और आगे भी इसको लेकर के डर रहा हूं कि सत्ता के साथ जो स्वाभाविक बुराइयां हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी गारंटी ले सकते हैं क्या? अपने 28 विधायकों की गारंटी ले पाएंगे क्या? अपने मंत्रियों की गारंटी ले पाएंगे? कितना सफल हो पाते हैं? क्योंकि राजनीति की राह जो है वो रपटीली होती है। बिल्कुल, राजनीति की राह रपटीली होती है और बहुत सारी आशंकाएं भी हैं। जो तमाम विशेषज्ञ हैं वो अपने अपने तरीके से इस निष्कर्ष पे तो क्या कहा जाए, शायद अभी नहीं पहुंच रहे होंगे कि पार्टी का भविष्य कितना आगे उज्जवल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये प्रेजेंट सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है उसके हिसाब से तमाम अलग अलग राय भी आ रही है, तमाम अलग अलग विचार भी आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात है, राजनीति के कीचड़ को साफ करने की लगातार उनसे कहा जा रहा था कि साहब अगर आपको साफ करना है तो आप उतरे और मुख्यमंत्री बन गए। क्या कुछ कहते हैं अरविंद केजरीवाल इस मसले पर, पहले ही सुनाते हैं आपको। कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल चुनौतियों को एक्सेप्ट किया, चुनौतियों के आगे गए और जीत भी हासिल की। यही कहा जा सकता है कि वन मैन आर्मी तो नहीं थे, पूरा देश उनके साथ उस वक्त आंदोलन के वक्त था। उसके बाद एक पार्टी रिफॉर्म होती है, पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है, उसके बाद इतने आगे जाते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। अब देखना होगा कि चुनौतियां और कौन कौन सी बहुत सारी बाकी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, सभी मेहमानों के साथ चर्चा लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। अगर ये राजनीतिक कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी जो झुंझार होते यार वही सरदार सलाग। तू इस वक्त क्या हुआ? उन्होंने मुझे बहुत पीटा माँ। मैं किसी तरह जान बचाकर आ गई। महिलाओं पर किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है। अपनी सुरक्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कानूनी अपराध है। पीड़ित महिला नजदीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क कर सकती है। कहाँ जा रही है बेटी? मैं चुपचाप बैठी अपने पति के सुन नहीं जाऊंगी। फिक्र मत करो बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं, कानून और समाज आपके साथ है। कितना अच्छा होता अगर इसे पानी देने की जरूरत होती सिर्फ एक बार LIC की बीमा बचत, एक एकल प्रीमियम मनी बैक पॉलिसी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। अधिक जानकारी हेतु नजदीकी शाखा से संपर्क करें। मैं अरविंद केजरीवाल बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। अगर ये राजनीतिक कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी जो झुंझार होते यार वही सरदार सलाग। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हो रही है परिवर्तन की शपथ की, बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की, उनकी सरकार की, उनके कैबिनेट के सहयोगियों की और भी उन तमाम चीजों की जो उनकी चुनौतियां हैं। फाइनेंशियल बैकग्राउंड सरकार का कितना मजबूत है, किस तरीके से तमाम चीजें करेंगे, बजट कहां से आएगा, सैंक्शन कैसे होगा, लोगों में कैसे जाएगा, योजनाओं के लिए कैसे फंडिंग होगी, बहुत सारे ऐसे सवाल है। हमारे साथ हमारे बिजनेस एक्सपर्ट आकाश जिंदल फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। आकाश जी, आपने भी देखा शपथ हो गई, जो तमाम वायदे किए गए या पूरे करने की जिम्मेदारी भी बनती है मुख्यमंत्री साहब की, लेकिन सरकार की जो स्थिति आर्थिक रूप से है या दिल्ली में जो जरूरतें हैं, क्या लगता है दोनों को अगर रिलेट करते हैं तो? देखिए, मैं इन दोनों को जो है इस तरीके से रिलेट करूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल साहब की आप पार्टी का जो एक एजेंडा लेके चले हुए हैं कि करप्शन को
हमने खत्म करना है। साथ ही गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर एफिशिएंसी लानी है, वो दिल्ली की इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। आपको बताऊं, सबसे पहली दिल्ली की जो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, महंगाई। पिछले साल बैक टू बैक मैं टीवी शोज करता रहा हूं, सबसे ज्यादा टीवी शोज मैंने इन्फ्लेशन के ऊपर किए हैं, जो कि बताता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब करप्शन कम होगी तो साथ ही साथ इन्फ्लेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। एक छोटा सा बड़ा सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो सब्जी की रेडी लगाता है, उसका कुछ केसेस में एलिगेशन ये रहता है कि पुलिस वाला उससे रिश्वत लेता है, एमसीडी वाला उससे रिश्वत लेता है, उसकी वजह से वो सब्जी बढ़े हुए दाम पे बेचता है, तो सब्जी महंगी हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है। तो उस तरह की अगर करप्शन रुक जाती है, चाहे लॉजिक लिया जाए कि दिल्ली पुलिस या एमसीडी अभी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगी कि नहीं, वो एक अलग चीज है, बट माहौल अगर अगेंस्ट करप्शन बन जाता है तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई को जो है कम करेगा, करप्शन का कम होना। दूसरा, फास्टर क्लियरेंसेज होंगी तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर कई तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। मॉल्स नहीं आ सकते हैं, होटल्स नहीं आ सकते हैं, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जो है, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए दिल्ली के अंदर स्कोप है, वो आ सकती है। तो जीडीपी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगी तो सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ेगी। अब जो जिस चीज पे शायद आप आना चाहते हैं कि जो पानी का प्रॉमिस किया गया है, बिजली का प्रॉमिस किया गया है, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, उस पर देखिए मैं ये बताना चाहूंगा। आज की जो फाइनेंस की हालत पोजीशन है, उसके हिसाब से अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट पानी फ्री दिया जा सकता है, एंड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट बिजली के दाम घटाए जा सकते हैं। हालांकि जितना कमिट किया गया है उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि क्या उतना कम किया जा सकता है कि नहीं। बट मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं दिल्ली का निवासी भी हूँ बिजनेस एक्सपर्ट के साथ साथ, कि अगर कुछ रिलीफ भी पानी में या बिजली में दे दिया जाता है तो वो भी दिल्लीइट्स उसके लिए एक रिलीफ होगा, जो कि बढ़े हुए दाम देने की जिन्हें आदत सी पड़ गई है। तो आई थिंक मैं जो है इनका एज अ सीएम, एज अ दिल्लीइट, एज अ मार्केट एक्सपर्ट स्वागत करता हूँ। और अगर ये करप्शन को खत्म कर पाते हैं या कम कर पाते हैं, और गवर्नमेंट मशीनरी में जो रेड टेपिज्म है उसको कम कर पाते हैं, तो मेरा ये विश्वास है आम दिल्लीइट 6 महीने या साल बाद इकोनॉमिकली अपने आप को बेटर पाएगा। इकोनॉमिकली बेटर दोनों एंगल से, कमाई के एंगल से भी और खर्चे कम होने के एंगल से। इकोनॉमिक लेवल पर अगर देखें तो दिल्ली की स्थिति सुधर सकती है। जो मैकेनिज्म आपके हिसाब से आप बता रहे हैं, अगर सरकार इस चीज को खुद में फॉलो करती है, या कहा जाए कि जो सरकार के साथ तमाम इकोनॉमिस्ट जुड़ेंगे, जो बताएंगे जिस तरीके से तमाम चीजें की जाएंगी, उस हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें अरविंद केजरीवाल ने मंच से कही थी। विश्वास मत को लेकर आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। कई लोग ये कहते हैं कि शायद सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, गिर जाएगी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या मत आ रहा है, सुनाते हैं। विश्वास मत का प्रस्ताव आएगा, 1 हफ्ते के बाद कॉन्फिडेंस मोशन होएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत गिर जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत पास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमें इसकी चिंता नहीं है। विश्वास मत गिरे या विश्वास मत पास हो, ये बहुत छोटी बात है। हम देश को बचाने के लिए चले हैं। अगर विश्वास मत गिरेगा, हम जनता के बीच में वापस आ जाएंगे। जनता अगले चुनाव के लिए तैयार है, और अगले चुनाव में भारी बहुमत से जनता आम आदमी पार्टी को जिताएगी। तो विश्वास मत को लेकर जरूर बहुत ज्यादा विश्वस्त हैं कि दिक्कत नहीं होगी, और अपील भी की थी तमाम राजनीतिक दलों से कि अगर वो जनता के हित में आगे जाने की कोशिश करते हैं तो हमारा साथ दें। मणिंद्र जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, विश्वास मत को जो लेकर आशंकाएं पहले थी, ऐसा नहीं है सिर्फ राजनीतिक दलों में, जो तमाम विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक जानकार हैं, वो भी कह रहे थे पहले तो ये था कि सरकार बनना बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अल्पमत में सरकार बना ली। कितने दिन के मेहमान आपके हिसाब से? देखिए, इस वक्त तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी इनके खिलाफ जाकर अपने लिए समस्या मोल नहीं लेगी। जिस तरह का मोरल पोजीशन इन्होंने लिया हुआ है, उसमें कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी इनके खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मुद्दों को लाएंगे। वो मुद्दे पॉपुलर मुद्दे हैं, बिल्कुल उन मुद्दों पर कोई भी पार्टी उनसे खिलाफ नहीं जाएगी। अब परेशानी ये ज़रूर है कि जब मुद्दों की गहराई में ये उतरेंगे तब कैसे उसको मैनेज करेंगे, और वहाँ इनको जो समस्या आएंगी उसको दूसरी पार्टी वाले उछालेंगे और कहेंगे कि जो वादे इन्होंने किए थे उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि उन्होंने इनको उस ग्राउंड पे डिलेजिटिमाइज कर दिया, फिर अगले कुछ दिनों में हो सकता है। लोग कहते हैं कि विपक्ष में बैठना बड़ा आसान होता है, शोर ही तो करना है। बिल्कुल, शोर मचा के यदि उन्होंने इनको कह दिया कि नहीं कर पा रहे हैं और
थोड़ी इनकी पॉपुलैरिटी घटेगी तब तो वो कुछ कर सकते हैं। इस वक्त जितनी इनकी पॉपुलैरिटी है उसमें हाराकिरी होगा यदि इनके खिलाफ कोई जाता है। कम ऐसे चांसेस हैं कि कोई बैक ऑफ करे। बिल्कुल। दूसरी बात मुझे लगता है कि इसलिए भी ये चिंतित नहीं है कि इनका उद्देश्य दिल्ली का सत्ता, ये क्षेत्रीय पार्टी है नहीं, इनका तो एम पूरा भारतीय राजनीति है। और ये चाहते थे बेसिकली, मुझे लगता है इन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि इतनी ज्यादा जगह इनको मिलेंगी। चलिए, बहुत एक स्पेस कहा जा सकता है कि जिसमें कहते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में कि एक स्पेस मिल गया है, एक जगह मिल गई है। लेकिन सुशील जी, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, जो विश्वास मत की बात है, मुझे लगता है कि कहा तो ये जा रहा है बीजेपी में, और मतलब परिस्थिति ये है कि बीजेपी में भी इस बात को लेकर द्वंद्व है कि हमने अपनी सरकार क्यों नहीं बनाई, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस में विभाजन है बाकायदा इन दिनों कि हमने क्यों सपोर्ट देने की बात मान ली। तो दोनों पार्टियों में जो ये पशुपेश चल रही है, उसको देखते हुए ये मुद्दा उठा है कि साहब कितने दिन ये सरकार चलेगी और कब इनको वापस इनका सपोर्ट बेस खींच लिया जाएगा, जो समर्थन दिया जा रहा है वो खींच लिया जाएगा। और कांग्रेस के लिए गिनाया जाता है कि उसका तो इतिहास ही ऐसा रहा है कि वो कुछ दिनों बाद समर्थन दे के और कुछ दिनों बाद खींच लेता है ताकि फिर वो दोबारा चुनाव करवा सके। लेकिन मैं अभी जो ठाकुर साहब ने कहा, पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि उन दोनों पार्टियों ने इनको ये कहकर कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये माना जा रहा था कि इनको फंसा दिया है, अब ये सरकार बनाने के लिए मजबूर हो गए। मैं इसमें उल्टा मानता हूं। मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने या आप पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को फंसा दिया है। कहीं से कुछ भी नहीं रहे। उनको जो अभी ठाकुर साहब कह रहे थे कि उनको ये तलाशना पड़ेगा कि किस मुद्दे पर सपोर्ट वापस लें। क्योंकि सारे जनहित कार्य मिलते हैं। उनको ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम होगा। देखिए, हो सकता है कि जैसा इन्होंने वादे किए हैं वो पूरे न कर पाए, लेकिन जब उसको करने की दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं, सपोर्ट तो करना लाजमी बनता है तमाम दलों का। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि मान लीजिए आप करते हुए गिराए गए तो उनके खिलाफ, और अगर आप नहीं ही कर पाएंगे बिल्कुल, जो कि मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल काम है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जरूर जिसके लिए अरविंद केजरीवाल के पास ये बहाना रहेगा, ये बहाना नहीं कहेंगे, ये कहने को रहेगा कि साहब हम तो कर रहे थे, इसे हमें इन लोगों ने नहीं करने दिया, या केंद्र की अड़चन आ गई, या यूपीए या कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, केंद्र की गवर्नमेंट कह सकते हैं हमें नहीं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है कि राजनीतिक दलों से आपस में जो एक, जिसको एक राजनीतिक दलों के लोग खुद कहते हैं कि साजिश कर दी, या एक हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, या हम आगे ना निकल जाएं, एक रंजिश कह सकते हैं। विद्याशंकर जी, आपसे भी समझना चाहेंगे इस रंजिश के बारे में कि क्या लगता है वाकई में अभी बड़ी मुसीबतें हैं तमाम चीजों के लिए? मुसीबत नहीं कहेंगे, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन एक चीज जो अभी तक अरविंद केजरीवाल ने चाहे आंदोलन चलाया हो चाहे चुनाव लड़ा हो, इनके सामने दो महारथी हैं। कह सकते हैं कि क्रिकेट के दो पुराने खिलाड़ी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। अपेक्षाकृत ये नए खिलाड़ी हैं, लेकिन जैसा क्रिकेट में होता है, जरूरी नहीं है कि जो पुराने खिलाड़ी हो वही चौका छक्का लगाए। अरविंद केजरीवाल के साथ खासियत यह है कि वो स्ट्रेटजी बनाना जानते हैं और साथ में मार्केटिंग भी जान रहे हैं, और ये बाजारवाद का समय है, उसमें मार्केटिंग बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। अभी तक की राजनीति में कहीं ना कहीं, जैसा सुशील जी कह रहे थे, उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को फंसाया है। अब आगे की राह थोड़ी सी कठिन ये है, विश्वास मत तो ये हासिल करेंगे। आगे की राह थोड़ी सी कठिन है कि स्पीकर वाला जो चुनाव है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। यदि कांग्रेस का अभी तक की जो स्ट्रेटजी है उसमें ये है कि वो कांग्रेस से अरविंद केजरीवाल समर्थन मांगे, और अरविंद केजरीवाल शायद समर्थन मांगने के मूड में नहीं है। ऐसी स्थिति में चूंकि बीजेपी के पास 32 MLA है, तो शायद बीजेपी यदि चुनाव लड़ जाए स्पीकर का, तो वो अपना स्पीकर ले आने में कामयाब हो जाएगी। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, अब इस पे क्या राजनीति करवट लेती है ये देखना होगा। असेंबली की टेक्निकलिटी क्या होगी, वहां पर क्या माहौल बनेगा, समर्थन के मुद्दे पर क्या कुछ रहता है माहौल, देखना होगा। बहुत सारी संभावनाएं जो बनती हैं ये साफ तौर पर दिख रही हैं। बहुत सारी संभावनाएं जाने की आगे भी हैं, और हो सकता है कि यहीं पर सफर खत्म हो जाए, ऐसा कहा जा सकता है। इस सरकार का, पार्टी का नहीं, पार्टी की तो आगे की बहुत सारे अपनी चुनौतियां हैं और आगे जाएंगे भी, लेकिन घमंड को लेकर, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, चूंकि सरकार बन गई है तो कहीं ऐसा ना हो आम आदमी पार्टी के नेताओं को घमंड आ जाए, उसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। विधायकों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे मन में घमंड आ जाए। कभी हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए।
ये मंत्री पद का अगर घमंड आ गया, विधायकी का घमंड आ गया, तो दोस्तों फिर उस दिन हमारा ये सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत अच्छा करे, और चूंकि आम आदमी को साथ लेकर सरकार बनी है, और अरविंद ने कहा भी है कि मैं ही सीएम नहीं, आप सब सीएम हैं, जितने भी दिल्ली के लोग हैं वो सब सीएम हैं। तो देखते हैं कि आखिर क्या कुछ सरकार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल बस इतना ही। अरविंद केजरीवाल बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आग। अगर ये राजनीतिक कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी जो झुंझार होते यार वही सरदार सलाग। कुकिंग वेरी गुड, पर आज से मैं पक्का डाइटिंग पर, बस सैलेड्स एंड फ्रूट्स। वाह, तो ठीक है, फिर मैं अकेला ही खा लेता हूँ। खिला खिला मजेदार दुनार। दुनार बासमती, क्या खुशबू है, थोड़ा चखने दो। और दो ना। और तुम्हारी डाइटिंग? छोड़ो जी, ये तो आपका प्यार है, दुनार है। रिश्तों की खुशबू, स्वाद में भरा प्यार, दुनार। हमारा फेवरेट दुनार बासमती। और आपका? बाबूलाल, गुड मॉर्निंग। ये बड़ी गाड़ी चमकावे भाई, आजकल तो कुछ और ही ज्यादा। अरे क्या हो गया? वो सर्विस टैक्स ना भरा इसके साहब ने। अच्छा, तो साहब